किसी रंग स्टूडियो में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं आपका खादिम, आपका होस्ट चीफ एडिटर नौशाद आलम। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान जनाब विवेक बंसल साहब स्टूडियो मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत इस्तकबाल है। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। आप कांग्रेस पार्टी के एक अजीम और बड़े लीडर हैं। आप अलीगढ़ कोल से विधायक भी रह चुके हैं। शहर से। शहर से, अच्छा, शहर से आप विधायक भी रह चुके हैं और एमएलसी भी रह चुके हैं आप। और कांग्रेस पार्टी के एक अजीम लीडर और बड़े सियासी रहनुमा माने जाते हैं। आप हरियाणा और राजस्थान के प्रभारी भी रह चुके हैं। आप एक ऐसे शानदार शख्सियत के मालिक हैं कि आपकी मकबूलियत हर समाज और हर वर्ग में अपनी एक अलग हैसियत, पोजीशन और मकाम रखती है। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यह है आपसे कि 2027 के लिए आपके और आपकी पार्टी की क्या तैयारियां हैं, और जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव हैं हुए हैं और जिस तरह के नतीजे सामने आए हैं, जिस तरह का प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग पर, एसआईआर पर और कहीं ना कहीं जुडिशरी पर लगाए उठाया गया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जहाँ तक आपने जो पहला प्रश्न हमारे मुझसे किया जी जी। कि पार्टी और क्या कर रही है उत्तर प्रदेश में और अलीगढ़ में, जी जी। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पार्टी पूरी तरीके से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुझारू सा प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में जो एक विपक्ष को कार्य करना चाहिए, तत्परता के साथ, सजगता के साथ, जी जी। संघर्ष के साथ, वो हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा होता है उस पर प्रदेश अध्यक्ष और पूरे कांग्रेस जन उत्तर प्रदेश में आगे से आगे बढ़कर जी। उसको उस मुद्दों को उठाते हैं और विपक्ष और सत्तारूढ़ दल को कटघरे में खड़ा करते हैं। ये बात दूसरी है कि मीडिया का हमें जितना सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक आपने कहा 5 राज्यों में चुनाव, तो ये किसी को नहीं हर व्यक्ति को पता है, बीजेपी को भी पता है और जो हर नागरिक है उसको पता है कि किस तरीके से सरकारी संस्थानों का दुरुपयोग किया गया। उनको एक बीजेपी का बिल्कुल एक पिट्ठू बना लिया गया। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से एसआईआर का जो जो पहल की, एसआईआर को लेके जो घटनाक्रम हुए और उसके पश्चात न्यायपालिका ने भी जो सुनवाई होनी चाहिए थी, जो न्याय की उम्मीद थी, गुहार लगाई गई थी, उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। तो ये सब घटनाक्रम हुए और पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया गया, वो किसी से, और इन सब का मिला जुला जब ये सब चीज़ मिल गई, तो उसके साथ साथ आप मीडिया को भी मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूँगा, मीडिया भी आज जिस तरीके से व्यवसायीकरण हो गया है, मीडिया जिस तरीके से उनके बिल्कुल एक चंगुल में है, जी जी, जो बिल्कुल। इन मुद्दों को उठाना चाहिए, जिन बातों को मजबूती के साथ, सुर्खियों के साथ, वो नहीं उठ पा रहा है। तो बहरहाल इन सब कारणों से जो है ये चुनाव बीजेपी जीती है, और उसके साथ साथ जो सांप्रदायिक रंग ये चुनाव में भर देते हैं, उसका भी अपना एक योगदान रहता है। चुनाव को हमें मुद्दों पे लड़ना चाहिए, ना कि ये कि हिंदू और मुसलमान पे लड़ना चाहिए। और बीजेपी ने ये परिपाटी बना ली है कि इस देश में जितनी नफरत फैल सके मज़हब के नाम पे, जाति के नाम पे, उतना चाहे उससे देश का आने वाले वर्षों में कितना नुकसान हो, उन्हें इस बात से कोई कोई फ़र्क मतलब नहीं, नहीं। कोई मतलब नहीं। तब तो क्या मतलब, जिस तरह से सारी संस्थाओं पे बीजेपी और आरएसएस के लोगों का कब्जा हो गया है, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईवीएम हो, कहीं ना कहीं ईवीएम पे भी ऐसा प्रश्न लगाया गया है। जी हाँ, ईवीएम पर भी मुस्तकिल है। विपक्ष के लोग लगाते आए हैं आरोप। ईवीएम का भी कहीं ना कहीं एक इसमें योगदान बड़ा है। योगदान है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है कि देश में जो नफरत का माहौल बना हुआ है, ये कैसे खत्म होगा सर? देखिए, ये हमें और आपको ही ख़त्म करना है, और इनको दो टूक जवाब जवाब देना है। जो सांप्रदायिक विरोधी हैं, जो या जिन्हें कहते हैं कि सेकुलर धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं, उन लोगों को आगे आना पड़ेगा। जी जी। उन लोगों को मुद्दे समझाने होंगे कि मुद्दा ये नहीं है हिंदू और मुसलमान, इस देश की विरासत है ये गंगा तारीख जमनी तहजीब है सर। विरासत है, गंगा जमनी तहजीब है। जी जी। तारीख के पन्नों को जब उल्टा वो पलटेंगे, तो दोनों ने एक दूसरे को सांस्कृतिक और कल्चरली उसमें योगदान दिया है, और एक दूसरे के जो अच्छे पहलुओं को उठाकर उनको उनको अपनाया है। और आज उसी के नाम पर आज जिस तरीके से ये कर रहे हैं, इनके पास मुद्दे नहीं हैं। आज देखिए, पश्चिम एशिया में युद्ध हो रहा है, एक तरफ हम पाकिस्तान को आतंकवादी देश कहते हैं, फेल्ड स्टेट कहते हैं,
और अग्रणी भूमिका, वो इस आग को बुझाने में पाकिस्तान का अहम किरदार चल रहा है और हम कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे। एग्जैक्टली तो ये एग्जैक्टली। कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति में जो है जो असफलता है विदेश नीति में, हम कहीं ना कहीं हम हमारी विदेश नीति बहुत नाकारा साबित हो रही है। आज कहीं पे भी, आज अभी नीदरलैंड्स में गए तो वहाँ के एक पत्रकार ने यहाँ के जो भारत जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेके जो हमारी आज़ादी है, जो हमारे अपने विचारों को व्यक्त करने में, उसको लेकर सवालिया प्रश्न कर दिया था। सर बड़े सियासी रहनुमा जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, और जब ऐसा कोई ऐसी घटना घटती है देश में, तो सिर्फ ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ स्टेटमेंट तक और जो बयानबाजी तक सब चीज़ें सिर्फ महदूद रहती हैं, उसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन सर नहीं निकलता। नहीं, आप सुझाइए भाई, सॉल्यूशन यही होता है कि भाई बयानबाजी हो, बयानबाजी सड़कों पर आए, एग्जैक्टली। सड़कों पे भी आया जाता है। कहाँ आप स्थानीय मुद्दों पे आप देख लीजिए, हमने कहाँ कहाँ जब भी होती है हम सड़क पकड़ते हैं, पर लेकिन उसका असर तो पब्लिक को लेना है ना, संज्ञान पब्लिक को लेना है। जी। हम तो उन्हें उठाई उनकी आंखें ही खोलने का प्रयास कर सकते हैं। जनता को समझना चाहिए कि क्या मुद्दे हैं। आज नीट में जिस तरीके से बार बार जिस तरीके से नीट, मेरे हमारा एक बड़ा नज़दीकी है, उसका उसने कहा कि भाई मेरा बहुत अच्छा पेपर हुआ था, पर लेकिन ये सब जो जो जिस तरीके से खुलासा हुआ, तो ये असफलता है। कहीं नैतिकता नहीं, सत्ता से गद्दी से, सत्ता की गद्दी से चुपके रहो। अगर ये लीक का जो पर्चे का लीक का मामला आया था, जी क्या जी। मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था? उसके समक्ष सापेक्ष आपके सामने कितनी मिसाल हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जी जी। जब 63 या 64 की बात है, 63, जब ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था, तब उन्होंने इस्तीफा भेजा, नेहरू जी ने वापस कर दिया। दूसरा फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर उन्होंने भेजा और वो उसको कबूल किया गया। तो इस तरीके के उदाहरण हैं हमारे सामने। पर उन्हें इनको आज, क्योंकि इनका आज़ादी के संग्राम और उसके पश्चात देश को कैसे खड़ा किया गया, देश नींव को कैसे मजबूत किया, उससे कोई नहीं मतलब। इन्हें तो सिर्फ ये दिखता है कि 10 साल में जो भी देश कहीं खड़ा है, वो सब आरएसएस और बीजेपी ने किया है। तो इनकी सोच भी बहुत विक्षिप्त है और उसी सोच को आगे लेकर काम कर रहे हैं। युवाओं के दिमाग में को प्रदूषित कर रहे हैं, युवाओं जी। को इतिहास के पन्नों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चों को अभी से जहर उनके दिमाग में डाल रहे नफरत हैं, का जहर घोलने सर। नफरत का जहर घोल रहे हैं। सर माइनॉरिटीज़ के साथ जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, उसमें बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी क्या करे और किससे उम्मीद रखे? जबकि देखिए सर उम्मीद। सर जबकि उसके साथ हर स्तर पर गैरों वाला बर्ताव किया जाता है और सलूक किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, और जिस तरह से नफरत का जहर घोला जा रहा है, क्या भविष्य की सियासत के लिए या इस देश के उत्थान के लिए और तरक्की के लिए क्या ये सब चीज़ें मुनासिब हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल, कौन कहेगा मुनासिब है इस तरीके की जो देश को। देखिए, जैसे गाड़ी 4 पहिए पे चलती है, अगर एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी बैठ जाती है ना। बिल्कुल। तो चारों पहियों को हमें इस देश के सब मज़हब के लोगों को सबको एहतराम करना है, सबको सम्मान देना है, सबको बराबर की हिस्सेदारी देनी है, तभी ये देश आगे चलेगा। तभी ये हम जो अपना मुकाम हम सोचते हैं, तसव्वुर करते हैं, कल्पना करते हैं कि ये भारतवर्ष, ये हिंदुस्तान यहाँ पहुँचे, उन ऊंचाइयों पे, उरूज पे पहुँचे, तुंग शिखर पे पहुँचे, तो वो तभी संभव है कि हम सबको साथ लेके चले। इनका नारा सिर्फ खोखला है कि सबका साथ सबका विकास। अरे सबका साथ सबका विकास, जो इस तरीके से जो नफरत का आप माहौल आप फैला रहे हैं, उससे देश के आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। आज मुस्लिम के नाम पर आप पूरी तरीके से उनको निशाने पे लेते हैं, उनको कटघरे में खड़ा करते हैं। और देखिए, अकलियत से भी मैं ये कहूँगा कि उनको भी इस समय बड़ा सोच समझ के दानिशमंदी से काम लेना है। और लोकतंत्र है, जमहूरियत है हमारे यहाँ। जमहूरियत में कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि इंतखाब ऐसा होना चाहिए कि ये लोग आ जाएं, जो लोग जो जो सूबेई पार्टियां हैं या जैसी हैं, रीजनल जो पार्टीज जो हैं। रीजनल पार्टी या जिस तरीके के हैं कि साहब बीजेपी क्या वो हथियार बनी हुई हैं, बीजेपी के इशारे पे काम कर रही हैं और वोट काटती हैं और बीजेपी को जो है इक़्तिदार में लाती हैं, ऐसी पार्टियों से गुरेज करना चाहिए। और उन्हें सेकुलर सोच के लोगों को, जिनका अपना एक माजी हो, सेकुलर पार्टी के सोच के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। जहां तंग नजरिए के, जब आप
देखिए, आप अगर जहर बोएंगे तो काटेंगे भी जहर। आप अगर मजहब के नाम पे सियासत करेंगे तो दूसरा भी सर मजहब वो माफ कीजिए। आपके साथ मैं, वो कबीरदास का एक दोहा है हाँ हाँ कि जो करता था सो क्यों किया, हाँ, अब कर क्यों पछता है, बस बोया पेड़ बबूल का तो तो आम कहाँ से आम खाए। का आम कहाँ तो से। यकीनन कहीं अगर आप बबूल बोएंगे तो बबूल ही तो काटेंगे। अकलियत को भी समझना होगा अपना किरदार, माफ कीजिएगा। आज हम जब दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो कहीं ना कहीं अपने अपने खुद पे भी भी जिम्मेदार हूँ। खुद भी जिम्मेदार हैं। ये आज मकाम ये आया कैसे, ये कैसे ये मकाम आया कि आज बीजेपी इतने उरूज पे आ गई। तो मैं चाहूंगा सर कि आप कहीं ना ऐसा है मुस्लिम कहीं ना कम्युनिटी को कहीं एहतसाब हमें भी करना होगा। एहतसाब हमें भी करना पड़ेगा, अपने मतलब अपने गिरबान में झांकना हाँ, होगा, अपने में भी झांकना खुद होगा, की फिर एनालिसिस आगे। करनी होगी। देख, कुछ अपनी भी कमी, मैं सब कुछ नहीं कह रहा, कुछ एग्जैक्टली अपनी भी कमी एग्जैक्टली रही एग्जैक्टली। होगी और उसको, उस कमी को दूर करते हुए आगे बढ़ना है। और सेकुलर सोच के जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है उन लोगों के साथ रहना है, ना कि जो आज इस मुल्क को बिगाड़ने पे लगे हुए हैं। सर ऐसा है जो हालात है, मैं चाहूंगा कि ऐसा है जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं इन हालात में मतलब किससे उम्मीद रखें, इसका सोल्यूशन और हल सर बताएं। ताकि अब देखिए राहुल का आज कौन मुद्दे उठा रहा है ये बताइए। राहुल गांधी। क्या, चाहे जिनकी बीजेपी की करतूतों के, चाहे नीट हो, चाहे कोई भी बात हो, उस मुद्दे को राहुल गांधी वाहिद शख्स है जो जी जी पूरे हिंदुस्तान मैं में बेखौफ होकर उठा रहा है। जी। तो अब उसके बाद जब वो उठा रहा है तो फिर मुझे भी इसके बाद भी कहने की जरूरत नहीं, पड़ेगी कि मंगलवार को राहुल गांधी का एक एक अमेठी का दौरा हुआ था और उन्होंने एक एक मतलब बड़ी चेतावनी दी है कि देश में एक बड़ी आर्थिक सुनामी आने वाली है और उससे अंबानी, अडानी या प्रधानमंत्री मुतासर नहीं होंगे, बल्कि इस देश का नौजवान, मजदूर, किसान और बिल्कुल, जो छोटे कारोबारी हैं, बिल्कुल छोटा आदमी आदमी में वो ज़्यादा उन हमेशा पे इम्पैक्ट पिसता है, पड़ेगा। हमेशा पिसता है छोटा आदमी। और शामत उसी की आती है। बड़ा आदमी तो सब झटकों को झेल लेता है बड़े मजे से बदल साहब और आगे उन्होंने बढ़। उन्होंने उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि एक देखिए बड़े राहुल, बड़े सियासी तब्दीली की जरूरत है। देखिए हाँ, तो कहा है ना, तो वो तो बेचारे कहते ही आ रहे हैं। और उन्होंने हर चीज का जो है पहले से पहले बता दिया था, चाहे वो कोविड हो, जो भी चीजें हैं इसके मुतालिक भी और भी चीजें उन्होंने समय समय पे बताई हैं। पर इस सरकार ने उस पर जुम्बिश नहीं ली है, उसका संज्ञान नहीं लिया है, उस पर तजवीज़ नहीं की है। नहीं, जिस तरह का राहुल गांधी का पॉलिटिकली और सोशली स्टैंड है पूरे भारतवर्ष में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में ही, मतलब वो इंटरनेशनली कहीं ना कहीं आलमी सतह पे भी आवाज़ को अपनी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्या उसका उठा उसका रहे हैं, उसका वो उठा रहे हैं मुसलसल। आने वाले चुनाव में सर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा जनता के पढ़ना ऊपर। चाहिए अगर भाई अब यहाँ इस मुल्क के लोगों ने अच्छे इंतखाब भी किए हैं, ख़राब भी किए हैं। और जमहूरियत में सबका एहतराम, जो भी इंतखाब होता है उसका हमें करना चाहिए। तो ये उम्मीद हम तो रखेंगे ही कि जनता इस सबसे इसको गंभीरता से लेगी, जो इस मुल्क में आम आदमी के साथ भी सलूक हो रहा है। आम आदमी आज बेरोज़गारी के कगार पे, महंगाई किस कदर बढ़ रही है और अब और बढ़ेगी, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? उसको 2 वक़्त की रोटी कहाँ से मिलेगी? तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक दानिशमंदी के साथ जो है फैसला करना चाहिए चुनाव में, और इनको उखाड़ कर फेंकना चाहिए। और उसमें सिर्फ ये बात नहीं होनी चाहिए कि अक़लियत की, उसमें सबकी बात होनी चाहिए, सबकी बात, हिंदुस्तान की बात होनी सब चाहिए, समाज की बात हो। हिंदुस्तान के सब समाज की बात होनी है, तब बात होती है। और अगर मैं कहूँ कि भाई कि मेरा मेरा, तो आदमी जो और भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं उसका एक रिएक्शन होता है। हमें तो बात इस, जब हम इस मुल्क की सेकुलर तारीख की बात करेंगे तो अपने आप सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसमें सबका समान अधिकार होता है, सबके साथ समान एक तरीके का व्यवहार होता है। तो ये सब हम लोगों को करना चाहिए। जिस तरह की सर ऐसा इस देश की जिस देश के सरकार की नीति रही है, वो चाहे देश नीति हो या विदेश नीति हो, उसी को लेकर कहीं ना कहीं उसी परिप्रेक्ष्य में ये एक बड़ा बयान है उनका कि आर्थिक सुनामी आने वाली है। हाँ, तो तो वो आर्थिक, तो और वो चीज़ें दिख भी रही हैं ज़मीन पे सबको। आर्थिक सुनामी है। आप देखिए वो कल भी 1 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। जी जी अब जब पेट्रोल खाली बढ़ता है तो वो पेट्रोल तक सीमित नहीं रहता है, जी जी। जो उसके साथ और जो व्यवसाय जुड़े होते हैं उन पर उसका असर होता है। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो महंगा होता है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो सब्जी, फल और भी चीज़ें महंगी होती हैं, वस्तुएं जो आम आदमी जिनका उपभोग करता है, जिनको लेता है, सेवन करता है, तो वो सब चीज़ों पर असर पड़ता है। और जब महंगाई चारों तरफ होगी, आम चीज़ों पर भी होगी, तो उसका
उसका जो है दंश कौन झेलेगा, उसका जहर कौन किसको मिलेगा? जी 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 वो गरीब आदमी को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सर ऐसा 2027 में उत्तर प्रदेश का असेंबली इलेक्शन है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इलेक्शन अकेले लड़ेगी या जो मतलब इंडिया अलायंस है उसके देखिए साथ देखिए मिलकर इंडिया लड़ेगी? अलायंस तो है अभी भी महफूज है, और बंगाल से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, एक सबक लेना चाहिए। एक सबक लेना चाहिए। सर एक सवाल और है मेरा कि इंडिया अलायंस के साथ साथ जो छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं, रीजनल पार्टीज़ हैं, जैसे ऐसा भाजपा काम करती रही है, तो जैसे एमआईएम है, परचम पार्टी है,